चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टार्ट है आज का एक बढ़िया सा चैप्टर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चैप्टर का कंटेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन है बहुत पावरफुल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप अपनी एसएलआर देखेंगे तो ये चैप्टर टुकड़ों में डिवाइड है। पहला हिस्सा इस चैप्टर का वेक्टर के चैप्टर में घुसा है, दूसरा पार्ट इसका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बैठा है, और तीसरा और अंतिम पार्ट कहाँ बैठा है? वर्क एनर्जी पावर में। तो इस चैप्टर को बहुत अलग लेवल तक लेके जाना है, तो शुरुआत करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। उसमें पहली कंसेप्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हेडिंग ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपसे कोई कहे ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में थोड़ा सा तुम्हें बैक ले चलता हूँ। तुमने सबसे पहले जब फिजिक्स शुरू की थी तो लीनियर मोशन पढ़ा था। एक आपकी बॉडी होती थी एकदम स्ट्रेट चलती थी, तो अगर यूनिफॉर्म चलती थी तो वेलोसिटी इज इक्वल टू सिंपल सा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर इसमें एक्सेलरेशन होता था तो मोशन की तीनों इक्वेशंस का मामला आता था। याद है? मोशन की तीन इक्वेशन की हैंडलिंग होती थी। रिटार्डेशन होने पर नेगेटिव हो जाता था, और अगर ये सब ऊपर जाने का या नीचे आने का मामला होता तो सारे ए जी बन जाया करते थे। जब आप इस लीनियर मोशन से बाहर निकले तो एक चैप्टर आपको खूबसूरत सा पढ़ने को मिला वेक्टर के बाद, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, वहाँ क्या सीन था? किसी बॉडी को किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया, तो जब किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तब थीटा हुआ करता था। तो आप कहते थे कि जब ऐसे फेंकेंगे तो ना ऐसे जाती है ना ऐसे जाती है, बल्कि दोनों डायरेक्शन में एक साथ जाती है। आपने डिटेल में प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ा। प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ते पढ़ते तो बीच में आपको याद होगा एक दिन में रोटेशन मोशन भी पढ़ा दिया था। रोटेशन मोशन जैसे पंखा है, अपने एक्सिस पर घूम रहा है, ये रोटेशन मोशन के दायरे में आता है। और आज हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म। ये समझ लो मोशन की आखिरी टाइप है, इसके बाद किसी प्रकार का मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रोटेशन मोशन की भी जानकारी दे चुका हूँ, फिलहाल दोबारा भी पढ़ा दूंगा। और एक चौथा और अंतिम मोशन कौन सा रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये होता क्या है, पढ़ना शुरू करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो किसी को आइडिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी एक पर्टिकुलर रेडियस के ट्रैक में, जब कोई बॉडी पर्टिकुलर रेडियस के ट्रैक में इक्वल टाइम इंटरवल में अपने पाथ को बार बार रिट्रेस करती है। जब कोई बॉडी एक पर्टिकुलर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक में अपने ट्रैक को इक्वल टाइम इंटरवल में बार बार रिट्रेस करती है, बार बार, तो क्या कहते हैं आप ऐसे मोशन को? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले क्यों ये जानकारी है, ये कोई लिखने की चीज़ नहीं है। जब कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में अपने पाथ को इक्वल टाइम इंटरवल में, अपने पाथ को बार बार रिट्रेस करती है, बार बार उसी में घूम घूम के आती है, घूम घूम के आती रहती है, तो आप इसे क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। जैसे हमारी चंद्रमा का हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमना। मून जानते हैं? मून, अर्थ की जो मून है, हमारी अर्थ का चक्कर हर 27.3 दिन में लगाती रहती है, और कई करोड़ साल से 27.3 डेज में ही एक चक्कर लगाती आई है। और तो और हमारी पृथ्वी सन के चारों तरफ 365 365:1/4 डेज, 364:1/4 डेज में कई करोड़ साल से हमारी अर्थ सन का चक्कर लगा रही। दिस इज आल्सो ए सर्कुलर मोशन। हमारी घड़ी की सुई सेकंड वाली हर 60 सेकंड में, मिनट वाली हर 60 मिनट में, मिनट वाली हर, और घंटे वाली हर 12 घंटे में
अपनी ऑर्बिट को पूरा कर रही है। तो मैं आपसे कहूँ कि घड़ी की जो सेकंड वाली सुई होती है, सेकंड हैंड होती है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है? तो आप बताएंगे ना 60 सेकंड, एक चक्कर पूरा करने का टाइम। मिनट वाली जो सुई होती है उसका टाइम पीरियड 60 मिनट होता है, और घंटे वाली जो सुई होती है उसका टाइम पीरियड 12 घंटे होता है। 12 कि 60 घंटे? 12 घंटे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। जब कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर अपने पाथ को इक्वल टाइम इंटरवल में रिट्रेस करती है, क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फर्स्ट कंसेप्ट आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पहली हेडिंग इस चैप्टर की डालेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आपसे कोई कहेगा कि आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है पता है, तो बता देंगे? क्या बताएंगे? जब कोई बॉडी अपने डेफिनेट रेडियस के सर्कुलर ट्रैक में अपने पाथ को इक्वल टाइम इंटरवल में बार बार रिट्रेस करती है, ऐसे पाथ, ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ, राइट। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहला कंसेप्ट आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सुनिए, ये क्या होता है? एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट when it move from one position to another position. Angle made by the object when it move from one position to another position at the center is called angular displacement. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती हुई कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में सेंटर पर जो एंगल सबस्टैंड करती है, उसी एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और मैथ्स में हम लोग पढ़ के आए थे अभी थीटा रेडियन। थीटा रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपान। तो ये जो P से Q तक डिस्टेंस ट्रैवल होती है, इसको हम लोग आर्क कहते हैं, और ये रेडियस तो होती ही है ना। याद आया कि नहीं? देखिए, मैथ के उस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। थीटा रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। तो आपसे अब कोई आज से पूछता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो क्या बताएंगे? एंगल सबस्टेंड बाय द पार्टिकल व्हेन इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को निकालने का मैथ में एक छोटा सा मेथड है। ये एंगल चाहिए अगर आपको, तो इसको कहते हैं आर्क और इसको कहते हैं रेडियस। थीटा रेडियन में निकल जाएगा अगर डेल्टा एस अपान आर्क। दिस इज द आर्क अपान रेडियस। लिखें एक लाइन में जल्दी से। एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। एंगल सबस्टेंड, मेड की बजाय सबस्टेंड बोलिएगा। एंगल सबस्टेंड बाय पार्टिकल, बॉडी, ऑब्जेक्ट, कुछ भी कह दें, पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट at the circular orbit when it move from one point to one point to another point, one point to another point। सर्कुलर मोशन करती हुई कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में सेंटर पर जो एंगल सबस्टेंड करती है उसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए, आपके पास पहले इसी से मिलता जुलता हुआ करता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन में चलना जरूरी होता था। जब आप सीधे चलते हुए एक जगह से दूसरे जगह तक जाते थे तो आप इसे कहते थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। नहीं आता था?
तो जब सर्कुलर मोशन करती हुई कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी, सेंटर पर जो एंगल बनाएगी, इसी एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट है? नो कन्फ्यूजन, नो प्रॉब्लम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आज से क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? आपसे कोई कहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो बताए कोई सर्कुलर मोशन करती हुई कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में सेंटर पर जो एंगल सब्सटेंड करती है, उस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। करेक्ट है? चलो आगे बढ़ते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से बाहर निकलते हैं तो अगली हेडिंग आपकी आती है एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर, आपको पता है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था सीधे जाने में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। पढ़ चुके हम लोग, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। तो आज से अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो उसको क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। जो डेफिनेशन लीनियर वेलोसिटी की थी वही डेफिनेशन एंगुलर वेलोसिटी की होनी चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। लिखिए जल्दी से, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी होता है, ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो चलो यहाँ आओ, जैसे आप लीनियर वेलोसिटी को v कहते हो, अब इसको भी आप v कह देंगे तो बवाल हो जाएगा। हम कैसे पहचानेंगे एंगुलर है कि लीनियर है? इससे इसका एक नया नाम आता है, इसका नाम साइंस में लाया गया ओमेगा। क्या नाम लाया गया इसका? ओमेगा। दिस इज ओमेगा। क्या नाम हो गया इसका? जैसे वो v इज इक्वल टू यस अपॉन टी होता था, तो यहाँ के हिसाब से इसको क्या कहना चाहिए? क्योंकि मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा था। इसे थोड़ा फैशन में लिखने का माजरा आ जाए तो डी थीटा अपॉन डी टी, बोलो ना भाई, डेल्टा थीटा अपॉन, क्योंकि परिवर्तन चेंज डेल्टा टी। इसी को कैलकुलस के फॉर्म में लिखें तो डी थीटा अपॉन डी टी। समझ गए हैं? डेफिनेशन याद हो गई है? आपसे कोई कहता है डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी, तो आप क्या बताओगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। पक्का है ना? अब यहाँ आओ, लेकिन अभी दिल नहीं भरा मेरा, इसको कुछ कंसेप्ट से ले आते हैं। और फॉर फुल साइकिल, ये लिख लें डेफिनेशन, फिर ये लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर फुल साइकिल, अगर एक चक्कर पूरा घूम जाए तो आप बच्चे हमें बताएं थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 यानी 2 पाई। देखिए साइंस बहुत आसान होती है अंकुश। बोला एक चक्कर पूरा घूम जाए, तो एक चक्कर पूरा घूमने में थीटा कितना हो जाएगा? और सारी दुनिया जानती है कि जब कोई चीज़ एक चक्कर पूरा घूम जाती है तो कोई साधारण समय नहीं होता है, वो टाइम पीरियड बन जाता है। किसी भी बॉडी का एक साइकिल पूरा करने का टाइम कोई साधारण टाइम, वो स्मॉल टी नहीं रह जाता है, वो कैपिटल टी हो जाता है, जिसे हमारी फिजिक्स की भाषा में टाइम पीरियड कहा जाता है। तो लीजिए एक बहुत खूबसूरत सा रिलेशन जिसका पूरी फिजिक्स में राज है। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी है। ओमेगा बराबर, छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा 1 अपान कैपिटल टी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं एन, तो यही वैल्यू 2 पाई एन बन जाएगी। पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे रोज़ मिलती रहेगी ये चीज़ भी, ओमेगा बराबर कभी 2 पाई बाई टी और कभी ओमेगा बराबर 2 पाई एन। समझ में आ गई बात? ये कहाँ से आ गया है? जस्ट ए सिंपल कंसेप्ट। आप इसी को किताबों में पढ़ेंगे तो इतनी मैथ लगा दिया है, इतनी लिमिट और डिफरेंशिएशन लगा दिया है कि आप पागल हो जाइएगा। आप किताब खोलिएगा अपनी, ये एंगुलर वेलोसिटी का टॉपिक खोलिएगा, इसमें इतना लिमिट, इतना कैलकुलस झोंका है कि तुम्हारी समझ से बाहर हो जाएगा, जबकि ये सिंपल सी फिनोमेना है। कह देंगे फॉर फुल साइकिल, पूरे चक्कर के लिए, पूरे चक्कर के लिए थीटा कितना होता है? 2 पाई। और जो टाइम है वो टाइम नहीं ले जाता है,
वो टाइम पीरियड बन जाता है यानी कैपिटल टी। तो फुल साइकिल के लिए ओमेगा बराबर क्या हो गया 2π/T, और 1/T को हमारी मैथ फिजिक्स क्या कहती है, फ्रीक्वेंसी n। तो ओमेगा के 2 फार्मूले, बहुत यूजफुल फार्मूले जो पूरी फिजिक्स में रोज मिलता रहेगा आपको। ओमेगा बराबर 2π/T, ओमेगा बराबर 2π। उम्मीद करता हूँ ये भी कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। सामान्य सा साइंसेस का पीछे से कोई कनेक्शन नहीं है, किसी और कंसेप्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है चैप्टर ये। तो क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, क्या एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ गई। अब एक सुंदर सा टॉपिक के और करने का वक्त है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v बराबर r ओमेगा, हाँ, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। हेडिंग डाले, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, यही सब आएगा आगे। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अभी अभी आपने दुनिया को बताया थीटा रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। बोलो, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो यहाँ से यहाँ जब जाती है थीटा, अगर ये रेडियन में हो तो ये आर्क अपान रेडियस होता है क्या, बोलो। अभी भी पढ़ा है थीटा रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपान, तो ये आर्क की लेंथ को हम यस कहते हैं, रेडियस को आर कहते हैं। ये थीटा है, अगर ये थीटा चाहिए तो। अब एक छोटा सा काम कर दें, अगर एक तो डेल्टा यहाँ लिख दें तो एक डेल्टा यहाँ भी लिख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख दिया, दोनों तरफ किया ना। और इसे बाद में कह देता हूँ डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। और यही साइंस का एक बेसिक अप्रोच यहाँ भी लगाते हैं। गणित में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बताओ, डिवाइड किया तो यहाँ डिवाइड करके कोई गुनाह कर दिया, लेकिन आज से अपना उल्लू सीधा हो गया। इसे कैलकुलस की भाषा में जाऊँ तो डी थीटा अपान डी टी कह दिया जाने लगा। बोलो, जिसको अभी अभी आप क्या कह के आए हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी होता है, ऐसे क्या से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगा। तो ये जो डेल्टा एस अपान डेल्टा टी है ये भी बन जाएगा। इसको हम क्या कह देंगे आज से, इसको हम आज से क्या कह देंगे, अपान में। ये महान फार्मूला है जो आपको वेक्टर में एक जगह मिला था, v बराबर आर ओमेगा, जिससे एक न्यूमेरिकल लगाया था आपने, याद है आपको, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्यों अंशुल, अब बात समझ में आया कहाँ से आया है। हर चीज़ का सही वक्त होता है। कब का वेक्टर पढ़े हम लोग, और कब का ये फार्मूला हमारे सामने आया था, जिसमें दिया था आर की वैल्यू, जिसमें दिया था ओमेगा की वैल्यू, वी पूछा था तो क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल दिया था। आंसर तो आ गया था, लेकिन पता तब भी नहीं पाए थे वी बराबर आर ओमेगा क्या होता है। अभी आज समझ में आ गया। कितना खूबसूरत सा कंसेप्ट है, ये मैथ में है अपने, और हमारे जो नए बच्चे भी मैथ में कल ही पढ़े हैं इसको। थीटा रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, थीटा रेडियन इज इक्वल टू, जब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो सेंटर पर जो एंगल बनता है उसे आर्क अपान रेडियस कहते हैं कि नहीं। और छोटा सा काम कर लिया, गणित बेईमानी नहीं करती है, हिसाब बराबर कराती है। डेल्टा टी से यहाँ डिवाइड कर दिया, डेल्टा टी से, तो डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी को क्या कहने लगे, क्यों कहने लगे, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। नीचे चुपचाप ही बैठा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे आर टू ओमेगा कहना, ओमेगा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने से ये रिलेशन, जल्दी से छापो इसको फटाफट। ये हेडिंग थी रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से शुरू करेंगे। वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू, पहले डायग्राम बना देना, थीटा रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, प्यारा सा डेल्टा टी दोनों तरफ डिवाइड करिए। साइंस का ही करिश्मा, मैथ्स का करिश्मा है कि साइंस खूबसूरत हो जाती है, नहीं तो ऐसे डगर डगर फिरो लिखते, वही छापते, 200 पेज की 300 पेज की 2 कॉपी बन गई, बोले अब तो कुछ नहीं पता है क्या लिखा था। इसमें कुछ याद नहीं करना है, सब कुछ टू द पॉइंट है, सब कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड है, सब कुछ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आगे बढ़ें क्या, कोई दिक्कत नहीं। सुनो मेरी बात, हटा दें इसको।
ये रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डालिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल v बराबर आर ओमेगा तक पहुंच गए। अब आ रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। व्हेन ए बॉडी रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ट्रैक, व्हेन ए बॉडी रिवॉल्व इन ए एन एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो एक एक्सेलरेशन हमेशा उसके सेंटर की ओर लगता रहता है। इसी एक्सेलरेशन का नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। व्हेन ए बॉडी रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ट्रैक एन एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लिखिए पहले एक लाइन, फिर इसका डेरिवेशन कराएंगे, बहुत ज़बरदस्त डेरिवेशन है। व्हेन ए बॉडी रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ट्रैक, व्हेन ए बॉडी रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ट्रैक, an acceleration always act towards the center of circle, center of circle। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो एक फोर्स, एक एक्सेलरेशन हमेशा उसके सेंटर की तरफ लगता रहता है। इसी एक्सेलरेशन का नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन आज इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत टिपिकल केस होता है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना। सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसका डेरिवेशन थोड़ा खतरनाक है। इस पॉइंट का नाम सेंटर का O है, इसका नाम P है, इसका नाम ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो जब ये पार्टिकल मेरा यहाँ पर पहुँचा होगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ भी रही होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो समान रफ्तार से इसे चलना होगा। तो इधर जाके क्या हो जाएगी? O से लेकर P तक की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? O से Q तक की डिस्टेंस को क्या दूसरा कह देंगे? वो तो रेडियस ही होगी। कुछ एंगल तो बनाएगी P से Q जाने में, थीटा बनेगा। तो ये वेक्टर OP है, इसको निकाल के मैं बाहर रखना चाहता हूँ, तो बहुत प्यार से रख लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात। इसका नाम क्या हो गया? देखो, इसको उखाड़ा, बाहर रख लिया। कितने डिग्री घूम गया है? थीटा डिग्री घूम के कहाँ पर पहुँच गया था? ये भी डिस्टेंस r थी, ये भी डिस्टेंस। देखो, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं। ये दोनों कैसे वेक्टर हैं? तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ट्रायंगल पूरा करने वाला, वो भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही होगा। आपका दिल करे इसे डेल्टा r कह दीजिए, आपका दिल करे डेल्टा s कह दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि r क्या है? एक प्रकार की डिस्टेंस ही तो है, और ये r भी क्या है? एक प्रकार की। तो इन दोनों का जो ट्रायंगल पूरा करने वाला वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, उसको मैं क्या कहूँगा? चाहे डेल्टा r कह दूं, चाहे डेल्टा। भाई अगर ये दोनों डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट ही आएगा ना रिजल्टेंट में। लेकिन और ये एंगल कितना बना? और ये वेलोसिटी वाला वेक्टर उठाया मैंने, यहाँ कहीं रख लिया, देखिए रख लिया ना। और फिर आप देखते हैं वेलोसिटी का वेक्टर घूम गया है। तो जितने डिग्री ये घूमा होगा, वेलोसिटी का वेक्टर भी उतने ही डिग्री घूमा होगा। मैं वेरीफाई करा देता हूँ। ये v है और ये भी क्या है? थीटा सेम होगा कि नहीं होगा? कैसे?
आपको मैं एक सवाल बताया था, वक्त गुजर गया है, कि एक हवाई जहाज़ सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है। ये रफ्तार इसकी 200 थी और जब चौथाई चक्कर पूरा करके पहुंचा था तो ये रफ्तार भी अभी 200 थी। तो इसका एंगल सेंटर में कितना बना था? तो वेलोसिटी के बीच का भी एंगल कितना बन गया था? बना था कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट जितने डिग्री घूमेगा तो वेलोसिटी वेक्टर भी उतने ही डिग्री घूमता है कि नहीं घूमता है? भाई ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 90 घूमा था तो वेलोसिटी वेक्टर भी कितना घूमा था? तो पक्का है 90 घूमेगा। अब अगर ये दोनों डिस्प्लेसमेंट थे तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया, अगर ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर थे तो उनका रिजल्टेंट, भाई ये तो नियम है ना। अरे वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा, डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा। लेकिन दोनों का ये एंगल सेम है क्या? तो इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी क्या? दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। तो कॉन्ग्रुएंसी का रियल रूल लगा दो। ट्रायंगल OPQ, इसका नाम दे दो ABC, नया नाम दे दो इसका AB। तो गणित कहती है अगर कॉन्ग्रुएंसी हो जाए तो डेल्टा S अपान R कह दूँ, ये साइड अपान, तो उस ट्रायंगल के लिए भी हमें कहना होगा डेल्टा V बाई डेल V। बोलो कहना होगा कि नहीं? सिंपल सा प्रिंसिपल पढ़ा होगा ना ट्रायंगल का 6-10 में। ये अपान ये, तो इसके लिए ये अपान ये, अगर दोनों एंगल सेम है तो आइए फिर से अपनी कंसेप्ट को ओवरव्यू कर लीजिए। दोनों तरफ से हम गणित में ऐसा कुछ भी कर दें तो कभी ये हमारा कंसेप्ट गलत नहीं होता है। जो इधर किया वही इधर किया, मतलब डेल्टा टी से यहाँ डिवाइड किया तो डेल्टा टी से, क्या कोई गणित मैंने गड़बड़ कर दी है? कोई गलत बात बता दी है तुम्हें? तो सुनो, लोग कहते हैं ds अपान dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अपान r होता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? ये वही एक्सेलरेशन है। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो किधर को लगता रहता है? सेंटर की तरफ लगता है। इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नाम दिया गया, जो आज से किसके बराबर हो जाएगा? v² बाई। और सुनो, अभी इसके जस्ट पहले एक रिलेशन आपने ड्राइव किया है, v बराबर r ओमेगा। इसके जस्ट पहले लिखा है v बराबर, तो इसको r² ओमेगा स्क्वायर कह के नीचे एक r से काट दें तो आज से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 2 फार्मूले हो गए। ज़रूरत पड़ने पर v² बाई r, ज़रूरत पड़ने पर r ओमेगा। उम्मीद करता हूँ कोई कठिन काम नहीं दिख रहा होगा। सब कुछ गणित के सहारे, फिजिक्स का मामला ही है गणित के सहारे। तो क्या इसमें कोई ऐसी टिपिकल कहानी बता दी गई? यानी आज से कंसेप्ट क्या बनी? पहले सुनो, जब कोई बॉडी आज से सर्कुलर मोशन करेगी तो एक एक्सेलरेशन हमेशा किधर को काम किया करेगा? उसका नाम क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सुनो, जब ये बॉडी P से Q पहुंची तो सेंटर पर इसने कितना एंगल बना दिया? तो ये वेक्टर वाले पकड़ के हम यहाँ उठा ले गए, कोई दिक्कत तो नहीं आई। सेंटर पर कितना एंगल सबस्टेंड हो गया? ये दोनों डिस्प्लेसमेंट थे तो इनका रिजल्टेंट क्या आ गया? फिर ये वेलोसिटी वेक्टर पकड़ा यहाँ उठा ले गया, इसको पकड़ा यहाँ उठा ले गया, सेंटर पर एंगल फिर से कितना बनेगा? ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर थे तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी आएगी और डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। बस दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगा दी तो डेल्टा S अपान R, ये साइड तो अपान ये साइड, और इसमें लग गया ये साइड तो अपान। बस 1 मिनट में और क्या कर दिया? T से डिवाइड, T से। तो S अपान T को V कह दिया जाता है, V अपान T को A कह दिया जाता है, बाद में निकल जाता है A बराबर v² बाई। जल्दी से छापिए। स्टेटमेंट लिख चुके होंगे पहले, डायग्राम बना लीजिए, इसको बनाइए, फिर एक लाइन में डेरिवेशन करके निकल भागिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई? कितनी हेडिंग्स हो गई? सर्कुलर मोशन क्या होता है ये पता चल गया।
जब कोई बॉडी पर्टिकुलर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक में बार बार अपने पाथ को इक्वल टाइम इंटरवल में रिट्रेस करे तो सर्कुलर मोशन होता है यूनिफॉर्म। सर्कुलर मोशन की पहली हेडिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंड दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। छोटा चैप्टर है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी तो आज ही इस चैप्टर में आप एकदम दहाड़ने लगेंगे। अब तक कोई अबूझ पहली तो नहीं है, टिपिकल कहानी तो नहीं है। वैसे भी जो आपका वर्क एनर्जी पावर चल रहा है ये वो आखिरी चैप्टर है जो कठिन है। इसके बाद सरल फिजिक्स का दौर शुरू हो जाएगा। रोज़ पढ़िए, रोज़ सीखिए, रोज़ घर जाइए, जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म करिए। हाँ, उसके बाद फिर भूल जाइए, फिर दोबारा समय, हाँ जल्दी से पढ़िए, जल्दी भूलिए और जल्दी फिर से वापस आइए ताकि भूलने ही ना पाए। अच्छा, राइट स्ट्रैटेजी, हमारे एंड से यही स्ट्रैटेजी हमें समझ आती है कि आप बढ़िया से पढ़िए, थोड़े दिन बाद भूल जाइए, बढ़िया से भूलिए और थोड़े दिन बाद फिर लात खाइए और फिर याद करिए और फिर पढ़िए। हाँ, याद ही नहीं, भूल ही नहीं पाएगी क्योंकि ये आखिरी चैप्टर है जो कठिन है। इसके बाद एकदम सरल फिजिक्स का दौर शुरू होगा, इतनी सरल जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जहाँ ग्रेविटी आया तो रोज़ एक ऐसा मामला होगा कि आज बस मज़ा आ गई, कुछ था ही नहीं, क्योंकि इतना कठिन है शुरुआत ही। शुरुआत सोचो मोशन से होती है और एक सवाल मिलता है, एक गुब्बारे में एक प्रशिक्षु सवार है। अब सोचो 11th में पहले दिन कोई बच्चा आया हो और वो क्वेश्चन मिल जाए, हम लगाने लगें तो पहले दिन उसका मोरल टूट नहीं जाएगा। बोला एक गुब्बारे के हैंगर में एक प्रशिक्षु सवार है। जब गुब्बारा ज़मीन से 45 मीटर की ऊंचाई पर है, गुब्बारा 10 मीटर पर सेकंड की ऊंचाई से मीटर से जा रहा है, उससे प्रशिक्षु कूद जाता है। कूदने के 3 सेकंड बाद पैराशूट खुलता है। पैराशूट खुलने से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है। जब पैराशूट ज़मीन पर पहुंचने वाला है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़मीन तक पहुंचने में कुल कितना टाइम लगा है। हाँ, और इस समय जब वो गुब्बारे से कूद गया है, पैराशूट खुलते समय गुब्बारे से कितना दूर है। मतलब एक सवाल ही पढ़ लीजिए तो सारी कहानी तुम्हारी उसी में निपट गई। और तुम पहले दिन 11th में आ गए हो क्लास लेने और वही क्लास तुमको मिली हो तो तुमको क्या लगेगा, हम पढ़ पाएंगे कभी? सजा हो जाएगी उसी दिन। हटा दें इसको। चलिए, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझ में आ गया तो एक बड़ी प्रीमियम सी और कंसेप्ट इसी से जुड़ जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगली हेडिंग होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। CBSE के बच्चे क्लास 9th में इसे सिर्फ पढ़ते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक वर्ड आता है, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो अभी आपने डंके की चोट पर ऐलान किया भाई वस्तु होगी तो मास तो होगा ही ना। यस सर। तो आपने कहा कि एक एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगता रहता है, इसी का नाम आज से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। V²/r या ज़रूरत पड़ने पर r, हाँ V को r ओमेगा करने पर। तो एक बात पक्की है भैया, जब कहीं एक्सेलरेशन है तो पक्का वहाँ फोर्स हुआ है। अगर अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है, इसके पास मास है तो अंदर की तरफ फोर्स हो तो लगेगा। तो व्हेन ए बॉडी रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ट्रैक, व्हेन ए बॉडी ए फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। ए फोर्स ऑलवेज एक्ट, जैसे अभी आपने लिखा है व्हेन ए बॉडी रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ट्रैक एन एक्सेलरेशन एक्ट ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। तो इसी में दूसरी कहानी आ गई, व्हेन ए बॉडी रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ट्रैक ए फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। m/a और a का मान यहाँ प्यार से बैठा दें, mv²। जिन बच्चों को हमने वेक्टर पढ़ाए, वो क्या कहते हैं, डायमेंशन पढ़ाई थी, उन्हें याद होगा। पहले दूसरे दिन आप हमारा सामना करते हैं तो इसी फार्मूले को गलत करके लिख देता हूँ, mv/r², और कहता हूँ इसे चेक करो सही है कि गलत। अब धीरे धीरे फिजिक्स बनेगी। जब आप पहला या दूसरा दिन हमारा सामना कर रहे होते हैं तो पहले दूसरे दिन में ही ये फार्मूला पकड़ा देता हूँ, कहता हूँ चेक एंड करेक्ट। तो आपको पता है पहले दिन ही आपकी दक्षता थी, इस गलत फार्मूले को आपने सही फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया। सही तो आज आया है, सही तो आज आया है, जिसको आप सही बहुत पहले कर चुके हैं। याद है आपको? भूल गए? याद है? याद है? ऐसा फार्मूले हमने पहले से गलत करके लिख दिया था और कहा था चेक एंड करेक्ट फ्रॉम डायमेंशन। डायमेंशन के मेथड थे, इसको डायमेंशन सबके लिख करके पता लगा दायां बायां बराबर नहीं है तो एक की a पावर, एक की b पावर, एक की c पावर पढ़ा के चल दिए थे। तो आज से आपसे कोई कहता है व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो क्या बताओगे? व्हेन ए बॉडी रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ट्रैक
व्हेन ए बॉडी रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ट्रैक ए फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी जैसे आपने बताया, व्हेन ए बॉडी रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ट्रैक एंड एक्सेलरेशन एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सब एक्सेलरेशन है तो फोर्स तो पक्का होगा ना, अगर मास है तो। जब बराबर m इंटू ए किस लिए पढ़ के आए हो? तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन मिल गई है। डायग्राम बना के फार्मूला लिख लीजिए इज्जत से, डायग्राम कथा लिखने की जरूरत नहीं है कि लिखोगे। व्हेन ए बॉडी रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ट्रैक ए फोर्स एक्ट ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। उसी में एक्सेलरेशन की जगह फोर्स लिख लो, खत्म काम। डायग्राम बना के नोट कर लो फटाक से mv²/r। ये वो कंसेप्ट है जो इस चैप्टर को बहुत प्रीमियम तरीके से चला देगी। ठीक है, जल्दी से डायग्राम बना के दिखा दीजिए कि अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है F = m × a और a की जगह v²/r। ज़रूरत पड़ने पर r⍵², तो mr⍵² इसका दूसरा फार्मूला भी होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फार्मूले, ज़रूरत पड़ने पर mv²/r, ज़रूरत पड़ने पर mr⍵², दोनों लगाए जाते हैं। पक्का कंसेप्ट हो गया है। नेक्स्ट आगे चला जाए। आगे की क्या कहानी है? आगे की क्या कहानी है हम बताते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स भी पढ़ लिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी पढ़ लिया। अगले हेडिंग डालिए मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्किल, मोशन इन कोनिकल सर्किल। हॉरिजॉन्टल मत बोलो, मोशन इन कोनिकल सर्किल, मोशन इन कोनिकल सर्किल, मोशन इन कोनिकल सर्किल। समझाता हूँ मोशन इन कोनिकल सर्किल का क्या साइंस है। मोशन इन कोनिकल सर्किल, ऐसे कोई चीज़ बांध दीजिए, जैसे बंधा हुआ है नीचे, ऊपर यहाँ पकड़ लीजिए, रस्सी को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे घुमाएं। कौन बन रहा होता है? नहीं बन रहा होता है। आज इसका साइंस पढ़ेंगे। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मोशन इन कोनिकल सर्किल, मोशन इन कोनिकल सर्किल। आप समझ रहे हैं मैंने क्या समझाया आपको? एक किसी बॉडी को एक डोरी में बांध लीजिए, हाथ से पकड़ लीजिए, उसको ऐसे घुमाइए, तो कुछ ऐसी पिक्चर आपके सामने बनेगी। ये डोरी ऐसे घूम रही होगी कि नहीं घूम रही होगी? तो जो भी वेट बंधा होगा उसका वेट किधर की तरफ काम करेगा? धरती माता की तरफ। यानी नीचे क्या रखा है? किसी भी बॉडी का वेट किधर काम करता है? धरती माता की तरफ। जैसे वेट होगा तो इसका टेंशन कोई भगवान ब्रह्मा भी रोक नहीं पाएंगे। इतना साइंस समझते हैं। और आपको पता है ये कैसे ट्रैक में घूम रहा है? सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, कुछ यूँ ऐसे। तो इस सर्कुलर ट्रैक की अपनी कोई पर्टिकुलर रेडियस होगी कि नहीं होगी? इस रेडियस को क्या कह दिया? अरे अगर कुछ ना देखा हो तो मेले में बच्चों का जो राहट होता है, राहट नहीं जानते हो? ऐसे ही। अरे जिसमें घोड़े रहते हैं, वो नीचे कार वाला रहता है ना, घोड़ा वाला। रस्सी से बांध दीजिए और इसको ऐसे से घुमाइए, तो इस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस तो होगी ना कुछ। इस एंगल को मैंने कह दिया थोड़ी देर के लिए थीटा। इस एंगल का कंपोनेंट ब्रेक करो। अगर ये थीटा है तो साइंस क्या कहती है? इतना वेक्टर में पढ़ लिख के आए ही हैं कि अब रोज़ रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका नाम टी कॉस थीटा होगा और इधर की तरफ कौन होगा? टी साइन थीटा। टी। चलिए, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स तुमको बताया है, एक टर्म और आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एक तरह का सूडो फोर्स होता है, यानी ये दिखता नहीं है लेकिन होता है। दिखता नहीं है लेकिन होता है। अगर आपको देखना हो प्रैक्टिकली तो आप पानी की छोटी बाल्टी ले लें, बड़ी बाल्टी ना लें वरना हाथ टूट सकता है। छोटी बाल्टी ले लें, कोई छोटा बर्तन ले लें, मग्घा ले लें, उसमें एक तो तार और बांध लें और उसको आप ऐसे ऐसे घुमाएं।
घुमाएं आप ऐसे ऐसे, एक समय ऐसा आएगा कि आपका मग्घा बिल्कुल ऐसे हो जाएगा या बाल्टी आपकी ऐसे हो जाएगी, एकदम उल्टा। पानी भरा है, इसका पानी गिर जाना चाहिए, लेकिन ये पानी गिरता नहीं है। किया है कभी? लेकिन ये पानी गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि वेट तो इसका नीचे लग रहा होता है। इसके वेट को सर्कुलर मोशन करती, अगर ये देखिए एक स्पीड से कम हुई तो नहा लेंगे आप उसी से, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर स्पीड तक है या उससे ज़्यादा है तो पानी नीचे। तो तुमको मैंने अभी पढ़ाया कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो एक फोर्स हमेशा किधर को काम करता है, और इसी जो सेंटर की तरफ, जिसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। लेकिन इसी सेंट्रीपिटल के बराबर एक न दिखने वाला फोर्स होता है, इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो अगर आज इस mg को यहाँ कोई काउंटर कर रहा था तो वो कौन था? सेंट्रीफ्यूगल, यानी mv²। तनको आपने वेलोसिटी कमज़ोर करी तो ये कम हो जाएगा। उसी को जो घुमाने में लगे थे, बड़ा स्टंट दिखा रहे थे, उसी से नहा लेंगे, चले आएंगे नहा के। समझ गए ना? तो हर फोर्स पर जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो सेंट्रीपिटल के बराबर सेंट्रीफ्यूगल उसे काउंटर कर रहा होता है। करेक्ट? तो जब ये बॉडी ऐसे घूम रही होगी तो टी साइन थीटा किधर को लग रहा होगा? तो टी साइन थीटा को कोई तो काउंटर कर रहा होगा। वही जो अंदर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स था, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल के फॉर्म में किधर को लग रहा होगा? बोलो, नहीं लग रहा होगा। तो अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, आप देखते हैं कि एक सेट कर दीजिए उसको ऐसे घुमाकर, तो उतनी ऑर्बिट में लगातार वो घूमती रहती है। तो अगर ये ऑर्बिट कम ज़्यादा नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। लगातार वो घट नहीं रही तो ये भी फोर्स एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। यानी इस पिक्चर के अनुसार, इक्विलिब्रियम की पोजीशन के अनुसार क्या कहना चाहिए आपको? टी साइन थीटा किसके बराबर? इतनी फिजिक्स पढ़ के आ रहे हैं आप। और टी कॉस थीटा किसके बराबर? ये काउंटर करने की शर्त है। तो अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो टी कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। v²/m कट जाएगा, rg आएगा ना साथ साथ। तो एक कंसेप्ट है मोशन इन कोनिकल सर्किल, मोशन इन। अब इसी क्वेश्चन का एक सेगमेंट दिखाता हूँ मैं आपको। जेईई एडवांस 2011, जेईई एडवांस 2011 एक क्वेश्चन उठता है। कहता है एक डोरी है, ये अधिकतम 324 न्यूटन का टेंशन एफोर्ड कर सकती है। कितने का? 324 न्यूटन का मैक्सिमम टेंशन एफोर्ड कर सकती है। इसमें 0.5 किलोग्राम की बॉडी बांधी गई है। कितने किलो की? एम की वैल्यू 0.5। और जो ये स्ट्रिंग है, ये रस्सी, ये भी 0.5 मीटर लंबी है। ये रस्सी कितनी लंबी है? तो बताओ कितनी मैक्सिमम स्पीड से इसको घुमा सकते हैं कि ये रस्सी ना टूटे। ये रस्सी, इस रस्सी के औकात कितना फोर्स एफोर्ड करने की, कितना टेंशन एफोर्ड करने की, कितने वजन को लटका रखा है, कितनी है इसकी लेंथ। क्वेश्चन उठाया है कितनी मैक्सिमम एंगुलर स्पीड रख सकते हैं कि ये रस्सी ना टूटे, ये रस्सी ना टूटे। तुमको पता है एक लिमिट से ज़्यादा तेज आप घुमाने लगे रस्सी टूट सकती है अगर अपने स्टैंड से बाहर चली गई तो। तुमको पता है ये डेरिवेशन काम आता। हमें ओमेगा चाहिए। हमें क्या चाहिए? तो अभी इस डेरिवेशन के पार्ट में आप गए थे टी साइन थीटा, टी mv² की बजाय आज इसे mr ओमेगा स्क्वायर भी तो लिख सकता था मैं। क्यों? v²/r की जगह पर r ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दोनों फॉर्म में होते हैं। इसको आप यहाँ भी mv²/r अभी लिखा था ना आपने। क्या ये mr ओमेगा स्क्वायर भी था क्या? तो मैं मौके पर चौका मारा हूँ। ओमेगा चाहिए तो ओमेगा लाऊंगा। टी कितना था भैया? साइन थीटा। पिक्चर के अनुसार अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस है। बोलो, तो परपेंडिकुलर में ये रेडियस के रूप में आपको वैल्यू दे दी गई है इसकी। ये रेडियस दी गई थी, रेडियस नहीं दी गई थी, केवल लेंथ दी गई थी। इसकी रेडियस दी नहीं गई थी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी r, और अपान हाइपोटेन्यूस में इस रस्सी की लंबाई कितनी है? यम कितने किलो का है? आधा किलो का। आर मुझे पता ही नहीं है, आर मुझे,
और ओमेगा की चाहत में आया हूँ। आर को आर से कैंसिल कर दें, इसको नीचे उतारना है और इनका दोनों का रूट ले लें तो 324 का 18 होता है और 0.5 नीचे आके 2 बार बैठा है। रूट से निकालूंगा तो 1 कई बार आएगा, कैलकुलेट करूंगा तो 36 आ जाएगा। कैलकुलेट करूंगा तो ये क्वेश्चन जे एडवांस 2011 था, आपकी किताब होगी कुमार मित्तल दिया होगा उसमें। क्वेश्चन समझ में आया क्या था? डेरिवेशन के बीच से सवाल उठा लाया, फार्मूले का यूज नहीं करवाया। आपने डेरिवेशन से फार्मूला तो ये निकाला है, अभी फार्मूला पूरे दिन आप इसी में लगाते रहते, कभी आपका आंसर नहीं आता, कभी आपका आंसर नहीं आता। लेकिन आपने क्या किया, इस डेरिवेशन का एक हिस्सा जो टी साइन थीटा बराबर mb स्क्वायर बाई, बस एडवांस के क्वेश्चंस की यही खासियत होती है, वो हमेशा जब भी उठाता है तो डेरिवेशन के बीच से उठाता है। आपको अच्छे से डेरिवेशन, अच्छे से थ्योरी क्लियर है, आप सवालों को लगा पाएंगे बहुत आसानी से। इसको छाप लीजिए। ये टॉपिक था मोशन इन कोनिकल सर्किल या हॉरिजॉन्टल सर्किल भी आप इसे थोड़ा सा कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वैसे मैं इसको नहीं कहता, कोनिकल सर्किल कहता हूं। कंसेप्ट एकदम क्लियर है। वेट किधर को काम करेगा, स्ट्रिंग में टेंशन होगा तो टेंशन के 2 कंपाउंड रिजॉल्व करने आपको बढ़िया से आते हैं। अगर इसको थीटा मान लेता तो ये क्या हो जाता, इसका नाम क्या हो जाता, कैलकुलेशन करते तो ये इसको काउंटर करता, ये इसको, क्योंकि बाहर को इसीलिए भाग रहा है लगातार, क्योंकि इसको सेंट्रीपिटल के बराबर सेंट्रीफ्यूगल बाहर को लग रहा है। तो टी का साइन थीटा को काउंटर करने वाला कौन है और टी कॉस थीटा को काउंटर करने वाला कौन है, काउंटर बराबर काउंटर, रिजल्ट आपके पास। हाँ, काउंटर बराबर काउंटर, रिजल्ट आपके पास हो गया, छप गया। अच्छा आप छापो, कोई बात नहीं, छापते रहो। ये तो एक न्यूमेरिकल तुमको मैंने दिखाया, बीच बीच में याद आते रहते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल, हमको कभी कभी जानबूझ के नहीं कराता हूँ। अभी एक बीच में और याद आया था 8 नंबर वाला, मैं उसको कराया नहीं, फिर करा दूंगा बाद में। अभी आज थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ये मोशन इन कॉनिकल सर्किल समझ में आ गया। अब इसी के एक यूनिक कंसेप्ट तुमको पढ़ाऊँगा अभी इसी में, मोशन इन वर्टिकल कोन। मोशन इन वर्टिकल कोन। मिट्टी का तेल भरने वाली कुप्पी देखी है आपने? ऐसी होती है। कोटा जाओ तेल लेने, अब नहीं मिलता है, ऐसी होती थी, देखे होंगे ऐसी। इसके छेद को थोड़ा सा बंद कर दीजिए। कंचा जानते हो, कंचा, कंचा जानते हो, कंचा खूब खेला, वो कंचा इसमें एक ठो डाल दीजिए और बड़ी रहे तुम्हारे पास फनल, और नीचे से बढ़िया पकड़ लीजिए और उसको पकड़ करके ऐसे से करिए। किया है कभी? नीचे फनल को पकड़ लीजिए और पकड़ करके उसमें एक कंचा डाल दीजिए, ऐसे ऐसे करिए तो इसमें नाचेगी। ऐसे कटोरी में घुमाए होंगे, इसमें ऐसे नाचेगी। मौत के कुआं वाला, आप देखिए मौत के कुआं का साइंस सिखाता हूँ। एकदम एकदम सही पकड़ा है, मौत का कुआं भी तो वही है। हाँ, ये टॉपिक है मोशन इन वर्टिकल कोन। मोशन इन वर्टिकल कोन। देखिए ये डाउन कोन था, ये नीचे का था, इसका मुंह ऐसे लटक रहा था, अब ऐसे। और आप एक काम करें, एक कंचा डाल दें, गोली डाल दें, या मौत के कुएं वाले का मोटरसाइकिल देखी होगी, बहुत रफ्तार में चलाते हैं, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। देखा कि नहीं? इलाहाबाद में रह के मौत का कुआं नहीं देखा तो क्या देखा? हाँ, यूट्यूब में देखे। बे तेरी तो असली चलता रहता, यूट्यूब में देखा है। टोपा 20 रुपया लेते हैं, एकदम लाइव फील कर लो साइंस को। 20 रुपए में साइंस का लाइव दर्शन करें। यूट्यूब में देख रहा है, अबे यार उल्टा कौन नहीं बन रहा है साला एक सही से। अब मेला भी फिर लगेगा तो फिर मिलेगा, तब देखना। ये हमारे पास एक अब की बार वर्टिकल कोन है, ठीक है ना। इस कोन की रेडियस आर कह देता हूँ, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैपिटल आर कह देता हूँ। एक कंचा ही नीचे डाल रखा था, पकड़ के नीचे से ऐसे घुमाना शुरू किया तो वो छर घूमने लगा कि नहीं घूमने लगा? जिस ऑर्बिट में घूमेगा उसको स्मॉल आर कह दिया, जिस ऑर्बिट में घूमेगा उसको
स्मॉल आर कह दिया। तो जो कंचा या मोटरसाइकिल जो भी घूम रही होती है उसका अपना कुछ वजन होता है, और वजन हमेशा फिर वही नीचे धरती माँ की तरफ हमेशा लगता है। और रिएक्शन फोर्स एक बहुत अहम पॉइंट होता है, प्रतिक्रिया बल, वो हमेशा किसी भी सरफेस पर किधर को लगता है, सरफेस पर परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा वेट किधर को लग रहा है, और यहाँ पर मेरे वेट के बराबर रिएक्शन फोर्स मेरे चप्पलों से होता हुआ बॉडी से ऊपर को जा रहा है। तो रिएक्शन फोर्स हमेशा किसी भी सरफेस पर कैसा होता है, परपेंडी। तो ये मेरा एक सरफेस ऐसे है, तो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे तो कुछ ऐसी बनेगी ना, लेकिन 90 डिग्री का एंगल बनाइए ना, तभी तो आप साबित करेंगे कि परपेंडिकुलर है ये। इस रिएक्शन का नाम हम एन देंगे। क्या नाम देंगे? अब मैं आर दे दूंगा तो दिक्कत ये है कि यार मैं रेडियस यहाँ कैपिटल आर लिख चुका हूँ, यहाँ एक स्मॉल आर रेडियस लिख चुका हूँ। अब पता चला हम लिख दें यार तो कुछ टोपा समझ न पावे ई आर में अंतर क्या है। यहाँ एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन, इस रिएक्शन का क्या नाम देंगे? एन रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो स्पष्ट पर लंबा है। पक्का है? इस एंगल को क्या कहते हैं हम थोड़ी देर के लिए? थीटा। तो आप मुझे बताएं ये एंगल कितना होगा? ये तो 90 है ही नहीं है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा निकल गया तो ये कितना होगा? सिर्फ थीटा। अरे ये मालिक मेरे, ये 90 था पूरा, इतना वाला निकल गया 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचा? थीटा बचा। पक्का ना? चलो अब वक्त है सी एन का कंपोनेंट ब्रेक करने का। अब आपने डिसाइड कर लिया कि थीटा कहाँ है, थीटा कौन है? थीटा ये है ना, तो एन का कंपोनेंट इधर की तरफ जो जाएगा, हाँ, क्या बात है, एन, इसका क्या नाम है? तो एन साइन थीटा को काउंटर करने वाला तो आ गया है, लेकिन एन कास थीटा को काउंटर करने वाला अभी तक नहीं पैदा हुआ है। और यही मौत के कुएं का खेल है दोस्त। एन कास थीटा को पता है कौन काउंटर करता है? सेंट्रीपिटल के बराबर सेंट्रीफ्यूगल लगातार बाहर को लग रहा होता है, जिसको हम कह सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर, चाहे आर ओमेगा स्क्वायर बोल सकते थे आप इसे। तो एम वी स्क्वायर बाई, तो यहाँ पर आर ये वाली रेडियस है, इस रेडियस में घूम रहा है ना, तो यही वाली रेडियस है, इसका कोई काम। तो बताओ साइंस का साइंस लिख दो यहाँ, बोलो एन साइन थीटा किसके बराबर है? किसके बराबर है? और एन कॉस थीटा किसको काउंटर कर रहा है? ये क्या लिख रहा हूँ, एन साइन थीटा बराबर एम जी है ना, और एन कॉस थीटा बराबर क्या? एम वी स्क्वायर बाई, कर दें डिवाइड, tan थीटा आर जी बाई वी स्क्वायर। आप देखें कितना खूबसूरत सा चेंज आया है। जब इसका मुंह नीचे को था तो tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी था, इसका मुँहवा पलट गया तो सूत्रवा पलट गया। आप देखिए ना, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ? अभी इसका मुंह नीचे को था तो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी था, इसका मुंह उलट गया तो सूत्र उलट गया। यही है साइंस का मज़ा। साइंस तो यही है असली में, रियल साइंस तो इसी को कहा गया ना। चलिए छाप लीजिए इसको, ये भी बहुत यूनिक सा कंसेप्ट है जो आपको हर जगह पढ़ने को नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट से साइंस को पढ़ते रहिए, तो एक बार साइंस को समझिए, यहाँ कोई घन चक्कर वाली बात नहीं है। ये ऐसे सरफेस पर घूम रहा था ना, इसका वेट किधर को काम कर रहा था? रिएक्शन फोर्स हमेशा किधर लगता है? सरफेस पर परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एन बना दिया कि नहीं? बस इसके बाद शुरू कर दिया, इसको कह दिया थीटा, तो ये क्या हो गया? 90। ये क्या बचा? इस पर ये 90 था, तो इस लाइन से अगर ये 90 माइनस थीटा था तो ये एंगल फिर से कितना हो गया? थीटा। अब वेक्टर में सबको इतना छोटा कंसेप्ट पता है कि इसका नाम अगर एन है, ये थीटा है, तो ये एन कॉस थीटा, और ये क्या हो जाता है? एन साइन थीटा को कौन काउंटर कर रहा था? एम जी। एन कॉस थीटा को काउंटर करने कौन आया? सेंट्रीपिटल के सेंट्रीफ्यूगल,
सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल तो अंदर को लग जाता। अगर ये इसको काउंटर करने ना आता तो कभी मौत के कुएं का खेल आप देख ना पाते। वो चढ़ाता बस गिर पड़ता। हाँ, वो मौत का कुआं नहीं होता, केवल मौत होती, कुआं ख़त्म हो जाता उसका। सेंट्रीपेटल है, कुएं नहीं होता। चल भाई, चल एक और कंसेप्ट, बैंकिंग ऑफ द रूट। बैंकिंग ऑफ द, आज एक चैप्टर ही ख़त्म हो रहा है, बैंकिंग ऑफ द रूट। ये भी एक कंसेप्ट है, बैंकिंग ऑफ द रूट। हटा दें इसको। अच्छा, अभी छापोगे? लो छाप लो, छाप लो। ये सिर्फ लिखने का टॉपिक है, कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखना है कि क्या है। समझ जाइए ये क्या सीन चल रहा है, इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बैंकिंग ऑफ द रोड, बैंकिंग ऑफ द रोड की बैंकिंग, समझिएगा क्या है ये। हाँ, बैंकिंग ऑफ द रोड का क्या मतलब है, अगली हेडिंग है ये। इसको भी कुछ लोग इसी को लिखने में लगे हैं अभी। हाँ, डायग्राम बना लो, फिर बैंकिंग ऑफ द रोड समझाता हूँ। बैंकिंग ऑफ द रोड दिखाएं आप एक घंटे बाद वीडियो को बंद कर देंगे, फिर अगला टॉपिक फिर अगले नए वीडियो में। इसको ख़त्म करना है आज, टास्क है सर्कुलर मोशन को ख़त्म करना आज के। जो कुछ अभी तक पढ़ाया वो मेमोरी में चल रहा है। कहाँ से शुरू किया था चैप्टर? व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या होता है पता चला? जब कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अपने पर्टिकुलर रेडियस के ट्रैक में अपने पाथ को रिट्रेस करती है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाने में सेंटर पर जो एंगल सब्सटेंड होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मोशन इन हॉरिजॉन्टल कोन, डाउन कोन एंड वर्टिकल कोन। ठीक, एक आखिरी कंसेप्ट इस टॉपिक से, बैंकिंग ऑफ द रोड। बैंकिंग ऑफ द रोड, कभी आप किसी गली में साइकिल लेके मुड़े हैं? रोज मुड़ते हैं। कहीं कोई ऐसी मोड़ आती है और आपको अपनी साइकिल को मोड़ना होता है, तो आप बड़े आराम से अपनी साइकिल को मोड़ लेते हैं। एक रफ्तार तक आप अपनी साइकिल को नीचे ले आते हैं, फिर धीमी करते हुए जिधर की तरफ मोड़ होता है उधर की तरफ अपनी बॉडी को झुका लेते हैं। बताइएगा, अगर ये मोड़ ऐसे मुड़ रहा है तो अपनी साइकिल को ऐसे झुकाते हैं ना, और साइकिल को एक रफ्तार से नीचे कर लेते हैं। या जितनी रफ्तार में आप चले आ रहे थे, क्या उसी रफ्तार में मुड़ जाते हैं? नहीं मुड़ते। क्या बिना शरीर को झुकाए उससे निकल जाते हैं? नहीं निकलते, बॉडी को भी झुकाते हैं। लेकिन अब एक घटना गली मोहल्ले तक तो सीमित थी, आपकी साइकिल मोटरसाइकिल तक सीमित थी। लेकिन यह हाईवे हो और आपके पास कार हो या बस हो या ट्रक हो और मोड़ फिर भी आए, तो क्या आप अपना ट्रक उठा लेंगे? स्टीयरिंग पकड़ के स्टंट करेंगे साउथ इंडियन की तरह? साउथ इंडियन पिक्चर में सब कुछ हो सकता है। एक ही पहिए पर चली जाती है उनकी कार, एक पहिए पर, वहाँ संभव कुछ भी नहीं है। एक पहिए पर कार ऐसे चली जाएगी, ऐसे उठी रहेगी ऐसे, वहाँ कुछ भी हो सकता है। साइंस के नियमों की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके पास रियल में ऐसा कुछ करना हो कि आपके पास कार हो, ट्रक हो और रोड मुड़ी हुई हो, आप यहाँ से जाते हैं नई वाले पुल पर, जाते हैं नए वाले पुल पर, उसमें बढ़िया सा कर्व है, अच्छा खासा कर्व है, आपको प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा। वहाँ जब आप जाते हैं तो आपके पास, हमने कहा कि अगर कार हो, बस हो, ट्रक हो और ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि मुड़ना है, तो रफ्तार को तो लिमिट में लाना ही लाना है, और साथ में क्या करना है, अपने को झुकाना भी होता है थोड़ा सा। बिना झुकाए आप निकल नहीं पाएंगे, नहीं तो होगा उधर दूसरी साइड जाके दांत तोड़ा लेंगे, और क्या होगा। कभी चाय तोड़ा के देखिएगा, उतनी रफ्तार से निकलिएगा, रफ्तार मत कम करिएगा, गली में ट्राई कर लीजिएगा, रफ्तार मत कम करिएगा और बॉडी को झुकाइएगा नहीं, तो आप इधर जाके गिरेंगे पट्टे से और सब कुल दांत टूट जाएंगे। हाँ, गाड़ी भी टूट जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कार हो, बस हो, ट्रक हो, अब मान लो बस ट्रक तो ठीक है, ट्रेन चला रहे हो, तब क्या होगा?
सबको मार देंगे, पूरी क्रैश हो जाएगी, पटरी क्रैश हो जाएगी तुरंत। तो होता क्या है, जब आप इंजीनियर बनेंगे तो आपको बताया जाएगा, सिविल इंजीनियर जब बनेंगे आप, कंप्यूटर इंजीनियर को नहीं पढ़ाया जाता है, सिविल इंजीनियर को पढ़ाया जाता है। ये आउटर वाली साइड ही उठानी पड़ जाएगी आपको। अब आपको पता है साइकिल मोड़नी थी तो बढ़िया झुका ले गए, लेकिन कार तो नहीं झुका पाइएगा ना, बस तो नहीं झुका पाइएगा ना। तो क्या करना होगा, आपको सड़क ही उठानी पड़ेगी। अगर ऐसे मुड़ी है तो कभी भी देखना ये आउटर वाली फेस इनर के रिस्पेक्ट में थोड़ी उठी होगी, राइट, पक्का उठी, जाके देखिए जा करके। आउटर वाली हमेशा इनर वाले के रिस्पेक्ट में थोड़ी ऐसे उठी होगी, और वो जो उठी होगी वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई, लेकिन प्रश्न एक है यहाँ थीटा कौन है, थीटा कहाँ है भाई। वी तो हो गई आपकी कार की वेलोसिटी, ए आर हो गई इस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस, जी तो जी है, ये थीटा कहाँ बना है। तो सुनो मेरी बात, बहुत प्रीमियम सवाल आएगा, 2-3 ठो, कंसेप्ट नॉलेज नहीं रहता जिंदगी भर नहीं लगा पाओगे उनको। हमने कहा इसके रिस्पेक्ट में थोड़ी उठी होगी, मैंने कह दिया मान लो इतनी उठी होगी। अरे उठी होगी तो ज़मीन से थोड़ा ऊपर होगी ना, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा ऊंचाई पर होगी कि नहीं होगी। और अगर ऊंचाई पर होगी तुम लग रहे ना यार, अगर ये थोड़ी सी उठी होगी तो कोई एंगल बनता दिख रहा है आपको, ये यहाँ से ये, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस हो गई रोड की चौड़ाई, और परपेंडिकुलर हो गई कितनी उठी है। क्वेश्चन आएगा, एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से रेल पटरियों पर चल रही है। एक ट्रेन कितनी रफ्तार से, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ट्रेन एक ट्रैक से पास हो रही है, रफ्तार है 72 किलोमीटर पर आवर। सर्कुलर ट्रैक की रेडियस 400 मीटर है। अब ट्रेन को लंबा ट्रैक चाहिए कि नहीं, टर्निंग ट्रैक। आपकी कार 5 मीटर के टर्निंग ट्रैक में घूम जाती है, कार में स्पेसिफिकेशन होता है ना टर्निंग रेडियस, लेकिन क्या ट्रेन आपकी 5 मीटर में टर्न हो जाएगी, नहीं टर्न होगी। ट्रेन का टर्निंग रेडियस कितना है, 400। कितनी रफ्तार से चल रही है। अगर इस ट्रैक के रेलवे ट्रैक की विड्थ 1 मीटर है, विड्थ बताओ इतनी रफ्तार से सुरक्षित निकलने के लिए ये आउटर वाली रेल को इसके रिस्पेक्ट में कितना उठाना होगा, कितना। तुम्हारी सारी गणित घुस जाएगी, कहीं से निकल जाएगी, लेकिन कंसेप्ट जानते होगे तो 1 सेकंड लगेगा। यही फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, बताओ कितनी रफ्तार से निकलना है, 72 किलोमीटर पर आवर। और हमारी फिजिक्स कहती है भैया किलोमीटर पर आवर कुछ नहीं होते हैं, मीटर पर सेकंड होते हैं। कितनी रफ्तार से निकलनी है, तो वेलोसिटी आपको पता है 20 बिसाम, रेडियस पता है सर्कुलर ट्रैक की, जी को कह रहा है 10 रख लेना। लेकिन हमसे पूछा क्या था, इस वाली को इसके रिस्पेक्ट में कितना उठा दें। तो tan थीटा इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी गई है, परपेंडिकुलर अपान, यही तो है मेरा एंगल। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान कितना उठा दें, यही पता लगाना है। तो परपेंडिकुलर मेरा x हो गया, बेस कितना है, जो इसकी विड्थ होगी 1 मीटर, इज इक्वल टू कितना आ गया 1/10 मीटर अर्थात 10 सेंटीमीटर। कितना, आप कभी भी देखना, आपको लाइव देखना हो नैनी पुल पर चले जाइए, और जहाँ कर्व मिलता है आउटर दिखता है, वहाँ स्लोप दिखता है आपको, और बाकी न दिखने वाला स्लोप हर जगह होता है। जहाँ हाईवे बनाए जाते हैं, जहाँ टर्निंग होती है, वहाँ आउटर वाली फेस हमेशा इनर वाले से थोड़ी। इतनी कमज़ोर गणित तो नहीं आपको कि tan थीटा न जानते हो, परपेंडिकुलर अपान बेस कितना उठ गई, इसी को मैंने x कह दिया, और ये मेरा बेस है, परपेंडिकुलर अपान बेस। कंसेप्ट क्लियर है, नो एनी कन्फ्यूजन, नो एनी प्रॉब्लम। ये बैंकिंग ऑफ द रोड को आप डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लीजिए। यहाँ सड़क उठी होती है ग्राउंड से कुछ, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, और ये tan थीटा। अभी बैंकिंग ऑफ द रोड समझ में आ गया है। एक सेगमेंट खत्म होता है, एक बिल्कुल नई कहानी यहाँ से शुरू कर दूंगा, जिसके लिए चैप्टर शुरू किया था। अब उस सवाल को कंसेप्ट के साथ ख़त्म करने का वक्त है। अब इस चैप्टर में सर्कुलर मोशन का सब खत्म हो गया, अब मोशन इन वर्टिकल सर्किल आएगा, जिसके ऊपर बड़े बड़े भयानक भयानक सवालों को अंजाम तक पहुँचाने का समय है। हटा दें इसको।
इसको बंद कर देता हूँ। हाँ आज ही आएगा, अभी आएगा, 1 घंटे